बम ब्लास्ट हो गया था एक ऑपरेशन के दौरान कश्मीर बॉर्डर के ऊपर कुपवाड़ा से आगे। एविएशन पायलट थे, उन्होंने 3 अटेम्प्ट किए वहां पे लैंड करके मेरे को रेस्क्यू करने के। हर शहीद के घर फोन करके उनकी लोकेशन लेके मैं ज्यादातर शहीदों के घर गया। नायक हरगोविंद सिंह जी का, जिनको रिटायर होने के बाद आज तक उनको पेंशन नहीं मिली, उनके परिवार की कोई सहायता नहीं हुई। इतनी दयनीय स्थिति पर परिवार को लेके आ जाती है ये लाल फीताशाही कि उनके परिवारों के पास खाने के पैसे नहीं बचते। वो अब किसी न किसी तरह कभी लेबर का काम करके, कभी मुंशी का काम करके, कभी तो ऐसे करके अपने परिवार को चला रहा है। 2005 में उनके फादर की रिटायरमेंट हो गई थी और जब मैं मिला वो 2021 था और तब तक उनके पिताजी की पेंशन नहीं शुरू हुई थी। जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक मौर्य आज आपको फौज के बारे में और शहीदों की फैमिलीज के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। हमारी एक मुहिम है जिसका नाम है शहादत के उस पार। एक नौजवान बहुत खुशी खुशी देश के लिए फौज में भर्ती होता है और उसी मुहिम में हंसते हंसते अपनी जान न्यौछावर कर देता है, इस उम्मीद में कि मेरे बाद देशवासी मेरे परिवार का और मेरे माता पिता का ख्याल रखेंगे। हमसे और देश से कई गलतियां हुई। कुछ परिवार ऐसे रहे जिनको हम छू नहीं पाए। इसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से उन परिवारों से माफी मांगता हूं और देश से यह उम्मीद रखता हूं कि अगली बारी ऐसी गलती ना हो। सिपाही वासु की माताजी श्रीमती यलम्मा एक बहुत ही लाचार स्थिति में थी, जिनके पास एक बहुत बड़ा परिवार था। वासु एक अकेला उनका रोजी रोटी कमाने वाला बेटा था, जो कि एक बहुत छोटी उम्र में फौज में चला गया था। उनकी शहादत के बाद, सिपाही वासु की शहादत के बाद, सरकार का ही नियम है कि परिवार से एक आदमी को नौकरी दी जाएगी। श्रीमती यलम्मा सरकार के हर दरवाजे पे गई और उन्होंने हर वो दरवाजा खटखटाया जहां से उम्मीद थी। वो सरकार को, फौज और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठियां लिखती लिखती 2014 में इस दुनिया से चली गई, पर उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिली। इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूंगा। यह एक बहुत चिंता का और गंभीर विषय है कि क्या हम 1990 में शहीद हुए उस परिवार को एक नौकरी नहीं दे पाए, जो कि 2014 तक सिर्फ एक नौकरी मांगता रहा हमारे से। द हिडन लाइन देख रहे दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ फिर से जुड़े हैं कर्नल अशोक मौर्य, जिन्हें आप हमारे पिछले साक्षात्कार में भी मिल चुके हैं। तो थोड़ी सी बातें रह गई थी, थोड़े से किस्से, कहानियाँ, थोड़े से टॉपिक्स रह गए थे जो हम इनसे जानना चाहते थे, पर समय की सीमा के साथ हम ज़्यादा कुछ पूछ नहीं पाए। तो कर्नल अशोक मौर्य, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। एक बात और बताना चाहूँ कि ये जो हम इंटरव्यू की सीरीज़ अब शुरू करने जा रहे हैं, ये शहादत के उस पार जो सर की एक मुहिम है, हम उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। उसी के अंडर ये पहला एपिसोड होने वाला है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सर, वेलकम सर। थैंक यू दीपक। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि छोटा सैनिक जो आपके एक्स हैंडल पर, जो आपके इंस्टाग्राम पर, जो आपकी ईमेल आईडी पर, आपकी जो भी चिट्ठियाँ यहाँ से सरकार को जाती है वहाँ पे लिखा होता है, ये छोटा सैनिक की कहानी क्या है? दीपक, मैं मई 1994 में मेरा बम ब्लास्ट हो गया था एक ऑपरेशन के दौरान कश्मीर बॉर्डर के ऊपर कुपवाड़ा से आगे। तो मेरे को लगा, उसके बाद जब मैं ठीक होके वहां से आया तो मैंने 2 चीजों का उसके अंदर बदलाव किया। एक तो मैंने सोचा कि अगर मेरी हॉबी है सोशल वर्क, तो मेरे को लगा कि अगर सोशल वर्क करना है तो हम्बलनेस हैज टू बी देयर इन योर नेचर, योर एक्शंस एंड योर वर्ड्स। तो मैंने फिर उस दिन से मैंने अपना नाम रख लिया छोटा सैनिक।
तो सर आपने जैसे कहा कि सोशल वर्क से आप शुरू से जुड़े हुए हो, आपकी हॉबी है सोशल वर्क। तो सर शहादत के उस पार जो सीरीज हमने शुरू की है, ये मुहिम है क्या? जब 1994 में जब मेरा माइंड ब्लास्ट हुआ था और मैं उस हादसे में जिंदा बच गया, और उस हादसे के अंदर भी एक जो उस टाइम पे एविएशन पायलट थे, उन्होंने 3 अटेम्प्ट किए वहां पे लैंड करके मेरे को रेस्क्यू करने के। तो आज जो मैं जिंदा हूं उसमें उन पायलट का बहुत बड़ा योगदान है। तो जब मैं उसके बाद जब ठीक होके आया तो मैंने सोचा कि मुझे शहीदों के परिवारों के लिए काम करना चाहिए, और उस मुहिम को मैंने उसका नाम दिया शहादत के उस पार। कि शहीद होने के बाद उसके बाद क्या हुआ, उसके परिवार का क्या हुआ, उसके बीवी बच्चों का क्या हुआ, उसके माता पिता का क्या हुआ। तो इस इनिशिएटिव को मैंने नाम दिया शहादत के उस पार। तो सर अभी हमने इंटरव्यू शुरू होने से पहले दर्शकों को एक वीडियो दिखाई थी जो आपने हमसे शेयर की थी जी। वो कोई मैसूर की कहानी है, वो आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे? ये मेरे ख्याल से 2012-13 के आसपास का समय रहा होगा, जब मैं मैसूर एक कोर्स के लिए गया था डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी में। तो वहाँ सैटरडे संडे हमें फ्री मिलता था, और सैटरडे संडे को मैं क्या करता था, मैंने डाटा कलेक्ट किया जिला सैनिक बोर्ड से। मैंने कहा भी कितने शहीद हैं इस डिस्ट्रिक्ट के, और फिर उसके बाद मैंने फोन नंबर्स लिए उनके। हर शहीद के घर फोन करके उनकी लोकेशन लेके मैं ज्यादातर शहीदों के घर गया और उनसे परिवारों से मिल के आया। किसी के माता पिता मिले, किसी के बच्चे मिले, किसी की वाइफ और बच्चे दोनों मिले। तो उसके बाद मैंने उन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग करी, उनकी समस्याओं की, जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे। और उसके बाद मैंने जो वो वीडियो रिकॉर्डिंग करी उसको मैंने उस वक्त के जो सेना अध्यक्ष थे उनको मैंने उनकी समस्याएं भेजी। तो ये मेरा एक 40 डेज का ट्रिप था, जिसके अंदर जब भी सैटरडे संडे होते थे तो मैं शहीदों के परिवार के साथ बिताता था अपना वक्त। और इसी मुहिम का हमने नाम दिया था शहादत के उस पार। तो सर एक बड़ा विचित्र सा केस आपने बताया था नायक हरगोविंद सिंह जी का, जिनको रिटायर होने के बाद आज तक उनको पेंशन नहीं मिली, उनके परिवार की कोई सहायता नहीं हुई, बल्कि उनकी डेथ भी हो चुकी है आई थिंक। तो सर ये केस क्या था? जय हिंद सभी को। ये है नायक स्वर्गीय हरगोविंद सिंह जी की पत्नी। वो हरगोविंद सिंह जिन्होंने फौज में रहकर 24 साल देश की सेवा करी। अंत में उन्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं, ना पेंशन, ना सीजीएस, और ना ही कोई भूतपूर्व सैनिक का दर्जा। आज 2025 से 22 साल हो गए परिवार को यहाँ वहाँ भटकते भटकते, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं। स्वर्गीय हरगोविंद सिंह जी के 5 बच्चे हैं, 3 बड़ी बेटियां एवं 2 पुत्र, जिनका भूतकाल तो खराब हो ही गया, वर्तमान और भविष्य भी कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा। स्वर्गीय हरगोविंद सिंह जी ने 27 अगस्त 2022 को दुनिया को अलविदा कह दिया। दीपक जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है, मगर बहुत दुखद स्थिति भी है और बहुत चिंता का विषय भी है हमारे इस सिस्टम के लिए, कि एक सिस्टम के अंदर इतनी दयनीय स्थिति पर परिवार को लेके आ जाती है ये लाल फीताशाही, कि उनके पास, उनके परिवारों के पास खाने के पैसे नहीं बचते, जबकि उनका हक है कि उस टाइम तक, अभी तक उन्हें पेंशन बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। सो दीपक जी, जो ये केस है नायक हरगोविंद जी का, नायक हरगोविंद एक एयर डिफेंस के
सोल्जर थे, वो 1980 में फौज में भर्ती हुए थे। उनकी शादी हो गई, उनके 5 बच्चे हुए, जिसमें 3 बेटियां 2 बेटे। जो बेटे हैं वो, उसमें से एक बच्चा पढ़ रहा है, 2 बेटियों की शादी हो चुकी है, और एक बेटा जो है, बड़ा बेटा, जो दोनों बेटों में से बड़ा बेटा है, वो अब किसी न किसी तरह कभी लेबर का काम करके, कभी मुंशी का काम करके, कभी तो ऐसे करके अपने परिवार को चला रहा है। इसमें क्या हुआ कि 2021 में मैं आईआईटी कानपुर में मेरा पोस्टिंग थी, और वहां पर क्योंकि मैं हमेशा सोशल वर्क में लगा रहता हूं, तो वहां पे मेरे पास एक मेरे दोस्त ने केस रेफर किया कि भाई मोर तू ये काम करता है, मैं तेरे पास किसी को भेज रहा हूं, देखो कुछ मदद हो सकती है क्या। मेरे पास विजय आया और उसने मेरे को, जो नायक हरगोविंद जी का लड़का है, तो उसने आके अपनी स्थिति बताई मेरे को, और मेरे को अचरज हुआ कि 2005 में उनके फादर की रिटायरमेंट हो गई थी, और जब मैं मिला वो 2021 था, और तब तक उनके पिताजी की पेंशन नहीं शुरू हुई थी। पेंशन नहीं, जो उनके पैसे डिपॉजिट थे अकाउंट के अंदर, जो अपने जिसको डीएसओपी बोलते हैं या उनका फंड बोलते हैं, जो फंड में डिपॉजिट थे पैसे, वो भी उनको नहीं मिले थे। क्यों? क्योंकि उनके डॉक्यूमेंटेशन जो पेंशन की थी वो पूरी नहीं हुई थी। अब क्या हुआ, तो मैंने पूछा, बेटा तुम्हारा कैसे काम चल रहा है? बोले सर बस लेबर का काम करता हूँ, कभी मजदूरी करने चला जाता हूँ, कभी ट्रक खाली करता हूँ, कभी बोरियां ढोता हूँ, तो उस हिसाब उसके करके मैं पिताजी कैसे हैं? बोले जी पिताजी जो हैं वो बीमार हैं। मैं कहा उनका ईसीएचएस का कार्ड? कहता जी ना उनका ईसीएचएस का कार्ड है, ना हमारे पास कोई कैंटीन कार्ड है, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है कि हमारे पिताजी कभी सोल्जर थे। केवल कुछ चिट्ठियां हैं जो घर में पड़ी हुई हैं, जिनसे हमें मालूम पड़ा, जब विजय बड़ा हुआ तो उसे मालूम पड़ा कि हाँ उनके पिताजी फौज में थे। तो अब सोच के देखिए कि एक इंसान के 5 बच्चे, आदमी पैसे किस लिए कमाता है? अपने लिए, रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, उनके बच्चों की परवरिश करने के लिए। तो मगर जब वो रिटायर हुए तो उनको जब पेंशन नहीं मिली और उनका बचा हुआ पैसा नहीं मिला, तो उनके बच्चों की परवरिश ठीक नहीं हो पाई। नायक हरगोविंद जी की समस्याएं भी रही जिंदगी में। उनकी सेहत ठीक नहीं थी, थोड़ी प्रॉब्लम थी, मेंटल प्रॉब्लम थी उनको। तो उनको लगभग 2002 में उनको मेडिकल कैटेगरी कर दिया गया था। तो मेडिकल कैटेगरी 2000 में करने के बाद में लगभग 2002 में उनके डॉक्यूमेंट भेज दिए गए, भाई इन्हें पेंशन दे दी जाए, इनको फौज से, सर्विसेज से इनको रिलीव कर दिया जाए। 2003 में उनका रिलीविंग ऑर्डर आ गया। अब 2003 में जब उनका रिलीविंग ऑर्डर आया और वो घर गए, अपने बच्चों से उनके वाइफ के साइन होते हैं, बच्चों के थंब इम्प्रेशन होते हैं, अंगूठा लगवा के सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के लिए, तो उस टाइम पे वो बीमार हो गए, क्योंकि उनको मेंटल प्रॉब्लम पहले से ही थी। तो अब वो वापस जब आए तो उनके परिवार वाले छोड़ने आए, कि उनके परिवार वाले गांव में रहते थे। गांव में उस टाइम पे, आज से 20-25 साल पहले, उन उत्तर प्रदेश का कानपुर के पास में एक छोटा सा गांव है उनका, तो वहां वो रहते थे, गरीब परिवार से थे। तो मगर पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे उनके परिवार वाले भी, तो उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि उनको छोड़ के कहाँ आना है, कहाँ पे आर्मी यूनिट कौन सी है। तो किसी तरह करके उन्होंने उनको वापस यूनिट में भिजवाया। तो जब वापस यूनिट में आए तो उनका जो एब्सेंस पीरियड था, जितने दिन वो वहां पे नहीं थे फौज में, और छुट्टी जो उनको लेके आए थे उससे ज्यादा वो घर पे रह गए थे, तो उसके लिए जो फौज का प्रोसीजर है, उन्हें पनिशमेंट दे के उसे रेगुलराइज कर दिया गया।
तो जब रेगुलराइज कर दिया गया तो उसके बाद में सारी डॉक्यूमेंटेशन ठीक हो गई और उनको दोबारा कागज बनवा के दिए गए कि भैया आप इसे अपने बच्चों से साइन करवा के ले आइए। अब इस बार क्या हुआ कि रास्ते में उनके डॉक्यूमेंट गुम हो गए क्योंकि मेंटल स्थिति उनकी ठीक नहीं थी। अब जब वो फिर दोबारा उनके जब ये घर पहुंचे कुछ दिनों बाद किसी तरह, तो उनके जो परिवार वाले थे दोबारा उनको आर्मी में लेके आए। उन्होंने जाके बताया कि मैं तो रिटायर हो गया हूं, तो उन्होंने सोचा शायद रिटायर हो गए होंगे। तो मगर कुछ टाइम बाद ये दोबारा उनके जो जान पहचान के थे वो उनको लेके आए वहां पे और वापस आर्मी में लेके आए। तब इन जो रिलीज ऑर्डर था आर्मी का, एयर डिफेंस के जो रिकॉर्ड ऑफिस है वहां से, वो पहले तो रिकॉर्ड ऑफिस ने उनका पेंशन ऑर्डर कैंसिल किया, नया पेंशन ऑर्डर इशू किया। तो जब ये जो एब्सेंस पीरियड था वो थोड़ा लंबा हो गया था इस बारी, और उसके लिए उचित अधिकारी की परमिशन या अप्रूवल होना होता है। कुछ दिनों, भाई 30 दिन तक सीओ कर सकता है, उससे ज्यादा दिन तक, ऐसे करके एक प्रोसीजर होता है। तो जब ये प्रोसीजर लंबा था तो किसी ने प्रोसीजर को शुरू किया नहीं किया, हमें इस चीज का ज्यादा जानकारी नहीं है, मगर प्रोसीजर शुरू किया गया, उसे फॉलो नहीं किया गया। तब क्या हुआ कि जब मेरे पास ये केस आया, मैंने लिखा, मैंने वहां बात करी, डायरेक्टर जनरल एयर डिफेंस को भी लिखा मैंने, रिकॉर्ड्स, एयर डिफेंस रिकॉर्ड्स को भी लिखा मैंने। तो उसके बाद में उन्होंने कहा हाँ पेंशन तो बनती है इसकी। तो जब 18 अप्रैल लगभग 2005 को उनको रिटायर कर दिया गया था और 2006 में इनकी डॉक्यूमेंटेशन शुरू हुई, जो ये गैप पीरियड है उसको रेगुलराइज करने की। मेरे पास केस आया 2021 में। अभी आप ये सोचिए कि 2005 से लेके और 2021 तक एक आदमी की पेंशन नहीं बनी है। किसकी गलती है किसकी नहीं है, मगर बहुत गंभीर विषय है। और मैं सेना से चाहूंगा कि ऐसे जितने भी केस हैं, ये एक केस नहीं है, और भी केस होंगे, तो उन सब के ऊपर ध्यान दे और एक मुहिम चला के इसे रिजॉल्व किया जाए कि जितने भी केसेस हैं उन्हें तुरंत एक टाइम निश्चित समय सीमा रख के अगले 3 महीने के अंदर सारे रिव्यू करके उनके सैंक्शंस दे के उन्हें खत्म करके और उन्हें पेंशन दे दी जाए या इन मसलों को हल कर दिया जाए। तो 2021 में हमने लिखना शुरू किया। नायक हरगोविंद जी के बेटे से मेरी अक्सर बात होती रहती थी, तो मैंने उनका फोन आया कि सर पिताजी बहुत बीमार हैं। मैंने कहा बेटा ACHS कार्ड, फला जगह जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ। आप सोचिए कि एक आदमी 2005 में रिटायर हुआ, उसका कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिली उसे, और अंत में 2022 में उनकी डेथ हो गई। एक सैनिक जिसने 23 साल नौकरी करी है फौज में, और उसे उसके बाद उसे और उसके परिवार को एक मात्र मेडिकल सुविधा ना मिल पाए, कितनी बहुत दुखद स्थिति है और मन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है ऐसी बातें सुन के। तो और ऐसा नहीं है, उस बेटे ने फिर कहा कि सर मैं केस कर देता हूं। मैं बेटा केस करने से कुछ नहीं होता, ऐसी चीजों में केस करना नहीं चाहिए, मैं और ज्यादा लंबा टाइम लगता है। फिर भी किसी ने उन्हें गाइड किया कि नहीं एक बारी हाई कोर्ट में केस कर दो। उन्होंने केस कर दिया, केस भी वो जीत गए। केस क्या था कि भाई हमें पेंशन मिलनी चाहिए। एक आदमी ने 23 साल नौकरी करी, सरकार ने उसे रिटायर कर दिया और रिटायर होने के बाद पेंशन उसका हक था। मगर हम जो है कि इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, ये फाइलें एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, दूसरे दफ्तर से तीसरे दफ्तर चलती रही। सोचिए अगर यह स्थिति हमारे साथ हो जाए तो क्या होगा। तो उसके बाद में आज भी ये फाइलें, नायक हरगोविंद की फाइल आज भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में पड़ी है और आज तक उनके रिटायरमेंट के 20 साल बाद तक उनके बच्चों को पेंशन नहीं मिली है, उनकी वाइफ को पेंशन नहीं मिली है।
उनकी वाइफ का एक ECHS कार्ड नहीं है, जो कि मेडिकल फैसिलिटी के लिए जरूरी होता है। उनकी वाइफ आज के दिन, जब मेरी आखिरी बार बात हुई थी नायक हरगोविंद सिंह के बेटे से, उन्होंने कहा सर माता जी बहुत बीमार हैं। मैंने कहा बेटा घर का खर्चा कैसे चल रहा है? कहता है सर वही काम है, कभी लेबर का काम कर लेता हूँ, कभी रात को वेटर का काम करता हूँ, दिन में लेबर का काम करता हूँ, घर का गुजारा चला रहा हूँ। भाई की फीस है, माता का इलाज है। सोचिए कि इस हादसे ने 5 बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। 5 बच्चे जिनकी परवरिश और बेहतर हो सकती थी। 5 बच्चे जिनको उनके पिताजी की पेंशन का जायज हक मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। अगर उन्हें वो पैसा सही टाइम पे मिला होता तो क्या पता आज वो कोई अच्छी जगह अच्छी नौकरी कर रहे होते। मैं आपको बताऊं, नायक हरगोविंद का बेटा और उनकी वाइफ एयर डिफेंस रिकॉर्ड गए थे गोपालपुर में, और वहां से उनके साथ जो व्यवहार किया गया, ऐसा व्यवहार किया कि भाई आप यहां क्यों आते हैं। बहुत दुखद स्थिति थी। मैंने कोशिश किया हर आदमी से तो नहीं कहूंगा मैं, 1-2 अधिकारियों से बात करने की वहां पे, मगर उनका रिस्पांस भी अच्छा नहीं था। मेरे को 99% जहां भी मैं कभी बात करता हूं किसी भी आदमी की मदद के लिए ऐसे केसेस में, तो मेरे को बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, मगर इस केस में मेरे को पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। आप सोचिए कि लगभग सितंबर 2021 से आज तक मैं चिट्ठियां लिख रहा हूं और 4 साल हो गए लगभग चिट्ठियां लिखते लिखते, मगर उनकी पेंशन आज तक शुरू नहीं हुई। तो अभी आप देखिए दीपक की कैसी स्थिति है, जहां पे एक व्यक्ति गुजर गया सही इलाज ना मिलने के कारण, वो भी केवल और केवल क्योंकि कुछ जिम्मेवार इंसान, कुछ आदमी जो सेना मुख्यालय में बैठे हैं, कुछ आदमी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर बैठे हैं, उन्होंने सही वक्त पर अपना काम नहीं किया। तो सर ये जो नायक हरगोविंद सिंह जी की कहानी है, तो इसके क्या कारण थे ऐसा होने के? क्या उनकी मानसिक स्थिति एक कारण हो सकता है, या आपने जो लाल फीताशाही के जिक्र किया ये कारण हो सकता है, और इसका समाधान क्या हो सकता है कि आगे किसी के साथ ऐसा ना हो? दीपक जी, सबसे पहली बात यह है कि इसका कारण केवल और केवल लाल फीताशाही है। हाँ, उनकी मेंटल स्थिति ठीक नहीं थी, मगर उसके बावजूद भी डॉक्यूमेंटेशन तो हुआ। उनको फौज से डिस्चार्ज किया गया 2005 में, उसके बाद वो अपने घर चले गए। तो मतलब वहां तक डॉक्यूमेंटेशन हुआ कि हाँ उन्हें रिलीज कर दिया जाए, उन्हें रिटायर कर दिया जाए, मगर रिटायरमेंट होने की बाद की जो कार्रवाई थी या जो उनका गैप पीरियड था, केवल मात्र उस गैप, क्योंकि एक सिपाही जो होता है वो निर्भर होता है अपने जो वहां पे क्लर्क होते हैं या जो चैनल के अंदर जो दफ्तर आते हैं उनके ऊपर निर्भर होता है इन सब चीजों के लिए। और अगर मैं तो इसमें मैं केवल और केवल जो लाल फीताशाही है उसी को जिम्मेवार मानूंगा। और हाँ, इसके अंदर अधिकारियों को भी कुछ, जैसे मैं कहता हूं, मैंने अपने मुहिम के अंदर कहा है शहादत के उस पार, कि अगर हम एक कदम एक्स्ट्रा लेते उसके लिए, नायक हरगोविंद के लिए और उसके परिवार के लिए, तो शायद ये समस्या मात्र 3 महीने में खत्म हो सकती थी, जिसको अभी 20 साल लग गए। सर इसका समाधान क्या हो सकता है कि आगे किसी के साथ भी आगे कोई नायक हरगोविंद सिंह जी ना बने? इसके लिए समाधान सिर्फ इतना ही है कि हर इंसान अपना अपना फर्ज निभाए। जो क्लर्क है वो अपना फर्ज निभाए, जो बड़े बड़े दफ्तरों में बैठे हुए अधिकारी हैं वो अपना फर्ज निभाएं, और उसके बाद मैं उम्मीद करता हूं हर आदमी को तनख्वाह मिल रही है अपना काम करने की। आज का कल्चर क्या हो गया है, क्योंकि मैं 2021 से मैं
फौज से बाहर हूं, तो मैंने सिविल में भी काफी देखा है, 4 साल हो गए हैं लगभग, कि जो सरकारी मुलाजिम है वो ये समझता है कि तनख्वाह मिल रही है वहां मेरे को बैठने के लिए, और अगर मेरे को काम करना है तो मेरे को कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये जो रवैया है, जो मैं इस रवैये को बोलता हूं कि हमारे फौज में सिखाया जाता है कि हाँ, माय आंसर इज यस, प्लीज टेल योर प्रॉब्लम। 2021 से जब मैं बाहर आया हूं तो मैंने एक रवैया देखा है, जैसे ही कि सरकारी दफ्तर में घुसोगे आप, तो उस इंसान के 90% इंसानों के चेहरे पे लिखा होता है कि ना करूंगा ना करने दूंगा। तो ये जो ना करूंगा ना करने दूंगा जो एटीट्यूड है ना, इसने ही इस समस्या का हल नहीं निकलने दिया, कि ना तो मैं काम करूंगा और ना मैं करने दूंगा जो मेरे नीचे वाले हैं उनको। तो आप सोचिए कितना दुख होता है ऐसा रवैया देख के इंसानों का। तो हमारी आगे भी मुहिम शहादत के उस पार अलग अलग एपिसोड्स, अलग अलग किस्से, क्योंकि मैं अक्सर शहीदों के परिवारों को विजिट करता रहता हूं, और मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, मेरा ईमेल एड्रेस है chotasainik@gmail.com। अगर किसी भी इंसान की, कोई आपके आसपास में शहीद है, कोई एक्स सर्विसमैन है, किसी की कोई समस्या है, किसी के पेंशन की प्रॉब्लम है, तो आप जरूर मेरे को मेल कीजिए, और यकीनन मैं इसके अंदर आपकी जो हर संभव मदद होगी जरूर करूंगा। फौज के अंदर बैठे जो अधिकारी हैं इतने पॉजिटिव हैं वो, मैंने एक अगले एपिसोड में आपको मैं शहीद मेजर सतीश दहिया और उनके परिवार का मैं जो स्टोरी है वो बताऊंगा, और उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कितने पॉजिटिव तरीके से इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स ने उनके पेरेंट्स को पेंशन दिलवाने में मदद की, जो कि एक असंभव कार्य था। और इसके लिए मैं अपने सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस केस के अंदर हमें मदद करी। और मैं अब निवेदन करूंगा, जो आज के दिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जो अधिकारी बैठे हैं और जिनके पास में भी ये केस है, मैं सरकार से गुहार लगाऊंगा कि, और उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ दिनों में नायक हरगोविंद सिंह के परिवार को उनका हक जरूर मिल जाएगा। तो इसी के साथ मैं कर्नल अशोक मौर्य का थैंक्स कहूँगा, धन्यवाद कहूँगा कि वो हमारे साथ जुड़े, और इस मुहिम में मैं भी आपके साथ जुड़ा, तो इसके लिए भी सर धन्यवाद। तो सर का जो एक्स हैंडल है या सर की ईमेल आईडी है वो सब आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, आप उनसे कांटेक्ट सीधा कर सकते हो या हमारे माध्यम से भी कर सकते हो। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीपक, थैंक यू वेरी मच।